ड्रामा की शुरुआत में हम कांगोमिन को देखते हैं जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली है और आज वो यूलिम लॉ फर्म में इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। वहीं इधर लॉ फर्म को दिखाया जाता है जिसमें 4-4 के ग्रुप में कैंडिडेट्स को बुलाकर उनके इंटरव्यू लिए जा रहे थे। होमिन की बारी आ चुकी थी पर वो अभी तक नहीं पहुंची थी। एक लेडी 2-3 बार उसका नाम पुकारती है पर कोई जवाब नहीं आता तो बाकी 3 को अंदर लेने के बाद ऑफिस का दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद होते ही होमिन भी पहुंच जाती है और एक कर्मचारी से पूछने पर पता चलता है कि उसका नाम अभी 2 मिनट पहले ही लिया गया था। होमिन बिना कुछ सोचे ऑफिस का डोर खोलकर अंदर चली आती है और 2 मिनट की देरी के लिए माफी मांगकर चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। यूलिम लॉ फर्म में 5 से 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे जिनके हेड यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बैठे थे और ऐसे ही लिटिगेशन डिपार्टमेंट का हेड यून सो खुन होमिन के शर्ट पे लगा वो दाग देखता है जो उसने व्हाइटनर से छुपा रखा था। उसके जूते भी फटे पुराने थे। यून उसे कहता है कि हम लोएस्ट टाइम के हिसाब से पैसे लेते हैं और कभी 5 मिनट भी ज्यादा लग जाए तो क्लाइंट से उसके भी पैसे लेते हैं, तो जिसे वक्त की कदर नहीं उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, तुम जा सकती हो। तभी सेविंग चियोल जो इन सब का सीनियर था उससे लेट होने का कारण पूछता है और वो बताती है कि वो मेट्रो में एक किताब को पढ़ने में इतना खो गई थी कि अपने स्टेशन पे उतरने के बजाय कब आगे चले गई उसे पता ही नहीं चला। उसका जवाब सुनकर सब लोग मुस्कुराते हैं और चियोल कहता है कि तुम्हारे लेट होने की वजह जायज नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर होमिन को बुरा लगता है पर जाने से पहले वो बताती है कि वो कुछ देर बाहर बैठकर वेट करेगी। अगर आपका इरादा बदल जाए तो प्लीज बुला लीजिएगा। होमिन बाहर बैठकर वेट करती है। एक एक करके सभी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो जाते हैं और अब यहाँ पर लास्ट के 3 कैंडिडेट्स बचे थे और चौथी खुद होमिन थी। वहीं ऑफिस में होंग डोयुन बताता है कि सर अभी आपने जिस लड़की को बाहर भेजा था वो कोई साधारण कैंडिडेट नहीं थी। इस बार की नेशनल लॉ स्कूल की 12वीं मॉक ड्रिल प्रतियोगिता की विनर वो ही थी। ये सुनकर चियोल भी हैरान होता है कि वो उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि ये लोग भी उसकी प्रतियोगिता देखने गए थे और चियोल उसे देखकर काफी इम्प्रेस भी हुआ था। पर उसे इस बात का दुख भी था कि सारे अच्छे कैंडिडेट्स उनके हाथ से निकलकर उनकी राइवल लॉ फर्म ली एंड सीओ के पास चले जाते हैं। अब यूनसू को लगता है कि इन्हें होमिन को ऐसे बिना इंटरव्यू के नहीं भेजना चाहिए। चियोल कहता है ठीक, अगर सबकी यही मर्जी है तो उसे बुला लेते हैं। पर बुलाने से पहले वो एक बार यून से पूछते हैं जिसने उसको बाहर भेजा था। यून कहता है जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं कि वो अपने उसूलों को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है। अब होमिन को भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। पहला सवाल डोयुन पूछता है कि मान लो एक आदमी का जेब्रा क्रॉसिंग करते समय एक्सीडेंट हो जाता है और इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि उसका एक हाथ टूटकर सड़क पे दूर जाके गिर जाता है। उतने में वहाँ पे मौजूद एक लड़की उसका हाथ चुराकर भागती है और पकड़ी जाती है। वो आदमी अपना हाथ वापस पाने के लिए हट जाने का दावा ठोकता है। तो फिर क्या लगता है कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया होगा? होमिन के अलावा बाकी तीनों कैंडिडेट्स का मानना था कि वो हाथ विक्टिम के शरीर का हिस्सा था जिस पर डिफेंडेंट ने गैर कानूनी कब्जा किया है, तो मालिकाना हक विक्टिम का बनता है और वो केस को जीत जाएगा। चियोल पूछता है क्या ये आर्गुमेंट आपको लीगली सही लगता है? तीनों कैंडिडेट्स हाँ में जवाब देते हैं पर तभी होमिन बोल पड़ती है कि उस आदमी का हट जाने का दावा खारिज हो सकता है क्योंकि उस आदमी के पास अपने हाथ का मालिकाना हक है भी या नहीं ये हम नहीं जानते। उसकी बात सुनते ही एक दूसरी कैंडिडेट कहती है कि हमारे बॉडी पार्ट्स पे हमारा मालिकाना हक नहीं होगा तो और किसका होगा? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। होमिन कहती है कॉमन सेंस और कानून में बहुत फर्क है, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। बात यह है कि अगर कानून हमें अपने बॉडी पार्ट्स पर मालिकाना हक देता है तो फिर हमें अपने बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेचने या फिर सुसाइड करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। पर असल में ये तो गैर कानूनी है, मतलब कि कानून हमें अपनी बॉडी पार्ट्स पर किसी भी प्रॉपर्टी जैसा मालिकाना हक नहीं देता है। तो अगर उस आदमी को हर्जाना पाना है तो कोई दूसरा लीगल तरीका देखना पड़ेगा। चियोल उसका आर्गुमेंट सुनकर काफी खुश होता है। अब अगला सवाल जियोंग पूछता है कि मान लो मिस्टर किम एक ट्रेन चला रहे हैं जिसमें 100 यात्री मौजूद है, पर अगर वो ऐसे ही सीधे चलते रहे तो ट्रैक पर पड़ी चट्टान से टकरा कर एक्सीडेंट हो जाएगा और सारे यात्री मारे जाएंगे। पर अगर वो ट्रैक बदलते हैं तो दूसरे ट्रैक पर खड़े एक मजदूर की जान चली जाएगी। तो क्या लगता है 100 यात्रियों की जान बचाने के लिए मिस्टर किम अगर ट्रैक को बदल लेते हैं तो क्या उन पर उस मजदूर की मौत के लिए मर्डर का इल्जाम लग सकता है? पिछली बार की तरह इस बार भी बाकी तीनों कैंडिडेट्स का जवाब सेम होता है कि मिस्टर किम पर मर्डर का आरोप नहीं लगेगा क्योंकि 100 यात्रियों की जान बचाने के लिए मजबूरी में उन्हें यह फैसला करना पड़ा। तभी होमिन बोल पड़ती है कि मेरे हिसाब से तो ये एक मर्डर ही है क्योंकि इसमें सोचे समझे जुर्म के सारे पैमाने मौजूद है। मिस्टर किम को पहले से पता था कि ट्रैक बदलने से मजदूर की जान नहीं बच पाएगी। चियोल कहता है मतलब कि तुम कहना चाहती हो कि 100 यात्रियों को बचाने के बावजूद उसे मर्डर की सजा मिलनी चाहिए? होमिन कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए, सवाल ये था कि ये हादसा मर्डर माना जाएगा या नहीं, और मेरा जवाब था कि हाँ ये एक मर्डर है। हालांकि अगर सही आर्गुमेंट पेश करे तो वो सजा से बच जाएगा। कभी कभी ऐसी धाराएं लग जाती है कि नेक नियत का काम भी एक जुर्म बन जाता है, तो कभी कभी अगर कोई काम नैतिक रूप से गलत है पर कानून की नजर में गलत नहीं है तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा क्योंकि कानून हमेशा परफेक्ट नहीं होता। हमारे उसूल और कानून की बातें हमेशा एक ही पटरी पर नहीं चल सकती और हम लॉयर्स के लिए ये एक सबसे बड़ी चुनौती रही है। इंटरव्यू खत्म होते ही होमिन
अपने घर पर चली जाती है। उसकी दोस्त पूछती है इंटरव्यू कैसा गया, तो नाराजगी जताते हुए कहती है कि वो घर से 1 घंटा पहले निकलने के बाद भी लेट हो गई क्योंकि मेट्रो में उसके पास वाला पैसेंजर अपनी बुक वहीं भूल गया था और वो उसको पढ़ने के चक्कर में अपने स्टेशन से काफी आगे चली गई। दोस्त कहती है हमेशा की तरह तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। तुम दुनिया की पहली लॉयर हो जिसका ली एंड सीओ लॉ फर्म के कैंपस में सिलेक्शन होने के बाद भी इंटर्नशिप नहीं मिल पाई। होमिन अपनी किस्मत को दोष देती है और फोन में गेम खेलने बैठ जाती है। तभी उसके पास मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसने यूलिम लॉ फर्म के एंट्री लेवल अटर्नी के इंटरव्यू को पास कर लिया है। ये देखकर वो शौक के मारे किसी भूत की तरह खड़ी हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है लगता है इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। तभी होमिन बताती है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है। यह सुनकर तो उसकी दोस्त भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन यूलिम लॉ फर्म में वो सारे इंटर्न ज्वाइनिंग के लिए चले आते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका था। होमिन भी ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाती है। उसके बगल में बैठा लड़का हेयोन उसे पहचान लेता है जो उसके लॉ स्कूल का क्लासमेट था। वो लड़का उसे यहाँ देखकर हैरान था और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो ली एंड सीओ में सिलेक्ट हुई थी ना। होमिन कहती है हाँ पर अब यहाँ पर आई हूँ। हेयोन समझ जाता है कि इसने फिर से कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। अब जितने भी नए इंटर्न आए थे उन सभी को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वहीं जियोंग अपने साथी कलीग लीजिन से कहती है कि इस बार भी शायद हमें चूज करने वाला कोई भी नहीं होगा। ये दोनों बेचारे लिटिगेशन डिपार्टमेंट से थे जिनका हेड वही यून था जिसने देरी से आने पर होमिन को इंटरव्यू रूम से बाहर निकाल दिया था। लीजिन काफी परेशान था और दुआ कर रहा था कि कम से कम इस बार तो यून कुछ अच्छा बोल दे। जियोंग पूछती है अगर तुम्हें इनमें से किसी को अपनी टीम में लेना हो तो किसे लोगे। लीजिन बिना सोचे होमिन की तरफ इशारा करके बताता है कि वो उसे चुनेगा। पर लीजिन अकेला नहीं था जो होमिन को अपनी टीम में चाहता था, बल्कि कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल ऐसे यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट थे हर कोई उसे अपनी टीम में शामिल करना चाह रहा था क्योंकि सबको पता था कि ये लड़की सीओ लॉ स्कूल की टॉपर है। अब सभी टीम लीडर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताने के लिए स्टेज पर जाते हैं। कॉर्पोरेट वाला बताता है कि हमारी टीम देश भर की सबसे बेस्ट टीम है। एंटी ट्रस्ट वाला अपनी टीम को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली टीम बताता है। वहीं फाइनेंशियल टीम की हेड का कहना होता है कि हम वर्क लाइफ के साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं। अब बारी आती है लिटिगेशन टीम की और लीजिन दुआ करता है कि प्लीज इस बार तो कुछ अच्छा बोल देना। पर यून कहता है कि हमारी टीम में वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। इंटर्नशिप के पहले साल में सुबह जल्दी आकर देर रात तक रुकना तय है। हालांकि अगर आप अपना काम सही से और सही समय पर पूरा कर ले तो घर जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई अपने पहले साल में हर काम को सही से कर पाता है। ये सुनकर लीजिन समझ जाता है कि ये आदमी अपनी लाइफ में कभी नहीं बदलने वाला। अब सभी इंटर्न से अपनी फेवरेट टीम के बोर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाने के लिए कहा जाता है। सबको अपनी टीम चूज करने की पूरी आजादी थी, पर एक टीम में केवल 4 ही इंटर्न आ सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो फिर एचआर टीम अपने हिसाब से उनको दूसरी टीमों में सर्कुलेट करेगी। सभी इंटर्न अपनी पसंद के हिसाब से खड़े हो जाते हैं। लिटिगेशन टीम से सब इतना डर गए थे कि उसमें कोई भी नहीं जाता है। वहीं सबकी नजरें बस एक इंटर्न होमिन पर थी कि वो कौन सी टीम में जाना पसंद करती है। होमिन कुछ देर सोचने के बाद सीधा जाकर लिटिगेशन टीम के आगे खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर लीजिन और जियोंग तो पूरे शौक में होते हैं क्योंकि उन्हें तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आगे लीजिन यून से कहता है कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जब किस्मत खुद चल के आ रही है तो उसे ठुकरा क्यों रहे हो। यून कहता है कितनी बार बोला है तुम मुझे ऑफिस में यार मत बुलाया करो। लीजिन कहता है वो लड़की सिर्फ 2 मिनट लेट हुई थी, माना तुम टाइम के बहुत पंचुअल हो, पर ये तुम गलत कर रहे हो। यून कहता है बात ये नहीं है, मैंने सुना है कि होमिन का ली एंड सीओ में सिलेक्शन हो गया था पर वो वहाँ पर पहुंची ही नहीं तो उसका ऑफर कैंसिल हो गया, और जब वो इंटरव्यू देने आई थी तो उसके फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, शर्ट पर दाग लगे थे और जूते भी फटे हुए थे। लीजिन कहता है चलो मान लिया कि उसका रहन सहन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करने के काबिल नहीं है। लीजिन काफी कोशिश करता है पर यून होमिन को अपनी टीम में लेने के लिए नहीं मानता। थोड़ी देर बाद वो होमिन को लेकर यून के ऑफिस में आता है और होमिन किसी पुतले की तरह चुपचाप जाकर खड़ी हो जाती है। लीजिन कहता है इन्हें वो बात बताओ जो अभी तुमने मुझे बताई थी, और होमिन कहती है कि वो लॉयर का काम मजे के लिए करना चाहती है। ये सुनकर तो लीजिन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वो दबी आवाज में कहता है अरे ये वाली नहीं, इससे पहले जो बोली थी वो बताओ। और होमिन कहती है कि उसे सिर्फ लिटिगेशन टीम में ही काम करना है। लीजिन पूछता है पर तुम्हें इस टीम में ही काम क्यों करना है, और होमिन बताती है कि वो उन लोगों की आवाज बनना चाहती है जो किसी तरह सताए गए हैं और इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि उसे इस काम में मजा आता है। यून उसकी पूरी बात सुनता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता। होमिन पूछती है तो बात बनी कि नहीं। लीजिन कहता है लगता तो है, वैसे वो ज्यादा बोलता नहीं, ना ही फालतू की बातें करता है। होमिन कहती है वो इतना साफ रहता है, मर्दों से ऐसी खुशबू आती भी है क्या, और लीजिन को सूंघ सूंघ कर कंफर्म भी करती है। लीजिन कहता है हाँ साफ तो रहता है, पर एक बात तुम्हें नहीं पता। होमिन कहती है कौन सी बात नहीं पता। तो लीजिन बताने लगता है कि जब ये यूलिम के पहले साल में इंटर्न बनकर आया था तो अपना हर काम टाइम पे खत्म करके चला जाता। टाइम का इतना पंचुअल था कि इसका सीनियर भी इससे चिढ़ने लगा था। फिर एक दिन उसने यून को बहुत सारी फाइलें लाकर दे दी, पर ये आदमी उस दिन भी अपना काम खत्म करके 6 बजे निकल गया। सीनियर ने काम के बारे में पूछा तो हाँ में जवाब देते हुए कहा कि अपना ईमेल चेक करो। फौरन उसने अपना ईमेल चेक किया तो उसमें एक भी फालतू की बात या फिर गलती नहीं थी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखी थी। अगर कोई दूसरा होता तो उन फाइलों को पढ़ने में ही 2 दिन लग जाते, पर इसने तो एक दिन में काम भी
भी खत्म कर दिया था। ये सुनकर तो होमिन भी हैरान रह जाती है। अगले दिन 3 नए कैंडिडेट्स लिटिगेशन टीम को ज्वाइन करते हैं जिनको एचआर टीम ने भेजा था और इनमें होमिन का क्लासमेट हेयोन भी था। लीजिन सबको उनका पहला असाइनमेंट देता है जिसमें होमिन को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, वहीं हेयोन और चोई को एक दूर दराज गाँव में जाना था जहाँ की सड़कें टूटी फूटी थी और कई दूर तक पैदल चलने के बाद ही वो साइट पर पहुंच पाएंगे। हेयोन होमिन से कहता है कि तुम्हें तो मुश्किल काम करने में मजा आता है ना, तो क्यों ना हम आपस में अपने असाइनमेंट को बदल लें, पर होमिन उसे मना करके चली जाती है। अब शाम तक सब अपने अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके ले आते हैं और यून एक एक करके सबको चेक करता है। छोटी सी गलती मिलने पर भी बहुत डांट लगाता है। होमिन डर जाती है कि अगर मेरे असाइनमेंट में इसको गलती मिल गई तो ये तो मुझे जेल ही भेज देगा। अब होमिन के असाइनमेंट की बारी आती है और कमाल की बात तो ये थी कि उसके असाइनमेंट में एक भी गलती नहीं थी। जब यून उसे खुद कहता है कि अच्छा काम किया तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। अगले दिन वो सिटी गैस की शेयर होल्डिंग मीटिंग में जाती है पर उसे गैस कंपनी के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ लगती है। मीटिंग पूरी होते ही वो जाकर पूछती भी है कि पिछले 7 सालों से एक पर्टिकुलर एरिया में रेवेन्यू लगातार नीचे गिर क्यों रहा है, पर वो आदमी कहता है देखिए आप मीटिंग की प्रोसीजर एडवाइजर है तो अपने काम से काम रखिए। वो तुरंत लीजिन को कॉल करके बताती है कि मीटिंग तो हो गई है पर उसे तहकीकात करनी है इसलिए ऑफिस आने में देरी हो जाएगी। लीजिन पूछता है क्या हुआ तो कहने लगती है कि तहकीकात हो जाने के बाद ही बता पाएगी। अब यहाँ से वो सीधा उस एरिया में जाती है जहाँ पर गैस कंपनी का रेवेन्यू लगातार कम होता जा रहा था। इस एरिया में ज्यादातर बाथ हाउस बने थे जो पिछले 30 सालों से लगातार चल रहे थे, मतलब कि गैस की खपत तो हो रही थी पर कंपनी के आंकड़ों में कुछ हेर फेर थी। वहीं इधर ऑफिस में चोई कहती है कि अब तो हमें होमिन के खो जाने की खबर पुलिस में लिखवा देनी चाहिए। हेयोन कहता है वो पक्का किसी चीज के पीछे पड़ी होगी, मैं उसे स्कूल से जानता हूँ, वो ऐसा ही करती है। होसन कहता है वो सब तो ठीक है पर अगर आज वो ऑफिस नहीं आई तो उसे निकाल देंगे। तभी होमिन गीले बालों के साथ ऑफिस में आती है जिसे देखकर ये तीनों दौड़कर उसके पास जाते हैं और सवाल पे सवाल करते हैं कि वो कहाँ थी और उसका फोन बंद क्यों था। होमिन बताती है कि उसे फोन चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला। तभी लीजिन भी दौड़कर आता है और कहता है कि तुम कहाँ गायब थी और कम से कम ये बाल तो सुखा लेती। खैर छोड़ो, एक काम करो मेरे साथ यून के ऑफिस चलो और पूरे अदब के साथ उनसे माफी मांगना। जिसके बाद वो उसे पकड़कर यून के ऑफिस में लेकर जाता है। यून कहता है ये पूरे 2 दिन के बाद आई है और आई भी तो कैसे बिना बाल सुखाए देरी से। इसे ले जाकर एचआर को रिपोर्ट करो कि ये बिना बताए एब्सेंट थी, रूल के मुताबिक एक्शन ले और नौकरी से निकाल दो। तभी होमिन बोल पड़ती है कि वो ऑफिस का ही काम कर रही थी, दरअसल वो गैंगटोक सिटी गैस होल्डर्स की मीटिंग में थी। यून कहता है वो मीटिंग 3 दिन चली थी क्या? होमिन डरते हुए बताती है कि मीटिंग तो 2.5-2 घंटे में हो गई थी। यून कहता है मुझे इसकी बकवास नहीं सुननी। लीजिन उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है पर वो अपना हाथ छुड़वा कर कहती है कि पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, फैसला सुनाने से पहले मुझे सफाई तो देने दीजिए। यून कहता है ठीक है तुम्हारे पास 2 मिनट है, बताओ क्या बात है। और होमिन बताती है कि उसने गैस होल्डर्स की मीटिंग में देखा कि एक पर्टिकुलर जगह में कंपनी का रेवेन्यू पिछले 7 सालों से लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए वो पिछले 2 दिनों से इसकी तहकीकात कर रही थी। ये सब ओनपियोंग एरिया में हो रहा था जो एक हॉट स्प्रिंग विलेज है। ज्यादातर लोग वहाँ पर गैस बाथ हाउस चलाते हैं, पर कमाल की बात तो ये थी कि पिछले 30 सालों से लगातार 24 घंटे बाथ हाउस चल रहे हैं, मतलब कि इतनी गैस की खपत होने के बावजूद भी रेवेन्यू गिर रहा है। वो बोर्ड पर लिखकर यून को समझाने की कोशिश करती है पर सारी बातें उसके सर के ऊपर से चली जाती है, इसलिए वो कहता है कि सीधे शब्दों में बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि कंपनी के ही किसी एम्प्लॉय ने गड़बड़ की है। वो अपनी रिसर्च फाइल यून को दिखाती है। सारा डेटा एनालाइज करने के बाद लीजिन उसकी तारीफ करता है और यून उसे गैस स्टेशन के जनरल मैनेजर के साथ मीटिंग अरेंज करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि कंपनी ने अपना वकील हायर करके उस एरिया के इंचार्ज पर गैस चोरी का इल्जाम लगा दिया है। होमिन भी यहाँ पर 2 पोटली भर की फाइल्स लेकर आती है और जज साहब को बताती है कि उसकी हाजिरी पे लगा ली जाए, वो यूलिम की तरफ से कंपनी का केस लड़ेगी। कंपनी का वकील बताता है कि उस एरिया के इंचार्ज ने मीटर से पहले एक पाइप लगाकर गैस की चोरी की है। जज साहब पूछते हैं कि कितनी गैस चोरी हुई, क्या इसका अनुमान है? वकील बताता है कि इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, पर तभी होमिन उस वकील की तरफ इशारा करती है और बताती है कि हम कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सुनकर वकील तुरंत होमिन से बात करने की परमिशन लेता है और वो फाइल देखकर बताती है कि पिछले 7 सालों में लगभग 2.4 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की चोरी हुई है, यानी कि 1.3 बिलियन रुपयों की चोरी हो गई है। वकील पूछता है कि तुमने ये कैलकुलेशन कैसे की? तभी वो दूसरी फाइल लेकर आती है और बताती है कि उसने हर एक बाथ हाउस और उसमें खपत होने वाली गैस की गणना की है। कंपनी को मिनिमम 1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है और अगर बाकी एरिया को भी जोड़ा जाए तो अब तक 3.8 बिलियन की चोरी हो चुकी है। वकील उन सारी फाइलों को ध्यान से देखता है और जज साहब के सामने सबूत के तौर पर पेश करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहता है और इस तरह वो ये केस जीत जाती है। केस जीतने के तुरंत बाद ही बहुत सारी कंपनियां उससे मदद मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। यून भी उसे देखकर काफी प्राउड फील करता है। आगे होमिन अपने बॉयफ्रेंड हान के साथ डिनर कर रही होती है जो उसी की राइवल कंपनी ली एंड सीओ में अटर्नी की पोस्ट पर है। जब ये दोनों होटल से जा रहे होते हैं तो हान का सीनियर मिल जाता है और वो होमिन को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि वो उसकी होने वाली वाइफ है। साथ ही ये भी बताता है कि उसके पिता चीफ जज और माँ स्कूल की प्रोफेसर है। ये सुनकर होमिन को थोड़ा बुरा लगता है। कार से जाते समय वो हान से पूछती है कि तुम मेरे स्टेटस से प्यार करते हो या मुझसे? हान कहता है तुम्हारा स्टेटस तुम्हारी पहचान है तो इसमें
इसमें गलत क्या है, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। होमिन कहती है मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, पर अभी नहीं और कभी। वहीं यून को दिखाया जाता है जो कॉफी पीते हुए अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, पर तभी अचानक से वो गायब हो जाती है और पता चलता है कि शायद वो मर चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।